नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा और देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, आज इसका जवाब मिल जाएगा। क्या कांग्रेस की मीरा पर बीजेपी के राम भारी पड़ेंगे? क्या राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद की ताजपोशी होगी, जो कि लगभग तय माना जा रहा है? प्रणब मुखर्जी के उत्तराधिकारी के लिए हुए चुनाव के नतीजे अब से थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। आंकड़ों के हिसाब से रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। इंडिया टीवी पर आपको राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का पल पल का अपडेट मिलेगा। चुनावों की मतगणना संसद के रूम नंबर 62 में सुबह 11 बजे शुरू होगी। हम आपको संसद के इसी कमरे से लेकर रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के घर हो रही हर हलचल की खबर दिखाएंगे। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति? किसके सिर सजेगा देश के नए महामहिम का ताज? रायसीना हिल्स में अगले 5 साल के लिए किसका होगा गृह प्रवेश? रामनाथ कोविंद का या मीरा कुमार का? इसका खुलासा तो आज सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही होगा। लेकिन आज नतीजे क्या आने वाले हैं, ये तस्वीरें कुछ संकेत दे रही हैं। बुधवार शाम को राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे। गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका और आने वाली चुनौती के लिए आशीर्वाद लिया। कहने को तो अगले राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार से है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो कोविंद का देश का अगला राष्ट्रपति चुना जाना तय है। हालांकि औपचारिक रूप से घोषणा के लिए आज शाम करीब 5 बजे तक का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान किया जाएगा। वैसे कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना तो तभी तय हो गया था जब उनके नाम के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजू पटनायक की बीजेडी समेत दूसरी गैर एनडीए पार्टियां भी कोविंद के समर्थन में आ गई थी। तभी तो वोटिंग से पहले भी आंकड़े पूरी तरह से कोविंद के पक्ष में थे। कुल 10,98,903 वोट्स में से 62% वोटर्स का समर्थन रामनाथ कोविंद के साथ था, जबकि यूपी उम्मीदवार मीरा कुमार के पास 34% ही समर्थन था। वोटिंग से पहले 4% वोट किसे मिलेगा, ये तय नहीं था। लेकिन 17 तारीख को जब वोटिंग हुई तब जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने खुलकर कहा कि उन्होंने कोविंद को वोट दिया है। त्रिपुरा में भी ममता के 6 विधायकों ने दावा किया कि उन्होंने कोविंद को वोट दिया है। वोटिंग से पहले कोविंद को 62% से ज्यादा वोटर्स का समर्थन हासिल था। अब क्रॉस वोटिंग से उनको मिले वोटों की संख्या में और इजाफा ही हुआ होगा। ऐसे में रामनाथ कोविंद को 7 लाख से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। जाहिर है रामनाथ कोविंद को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग से एक दिन पहले ही कोविंद को एडवांस में बधाई दे दी थी। पीएम मोदी ने कोविंद को अपनी सरकार को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। वोटों की गिनती आज संसद के रूम नंबर 62 में होगी। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अनूप मिश्रा के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 11 बजे से शुरू होगी और शाम लगभग 4 से 5 के बीच नतीजे आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनूप मिश्रा ही रिटर्निंग ऑफिसर हैं। आज सबसे पहले संसद भवन में डाले गए वोटों का बक्सा खुलेगा। उसके बाद राज्यों के वोटों की गिनती होगी। राज्यों का बक्सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खोला जाएगा। संसद के बाद सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और बिहार के वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती 4 अलग अलग टेबल पर होगी और गिनती के कुल 8 राउंड होंगे। सभी राज्यों से वोट के बैलेट बॉक्स विशेष विमानों से पहले ही संसद पहुंच चुके हैं और उन्हें संसद में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 32 जगहों पर वोटिंग हुई थी। इनमें 29 राज्य, दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश और संसद भवन शामिल हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 17 तारीख को 99% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, जैसा आपने अभी रिपोर्ट में देखा। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान हैं, एनके सिंह जी और प्रदीप सिंह जी, दोनों देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हैं। और कुंदन, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहते हैं, आज जो 11 बजे से काउंटिंग शुरू होने जा रही है, माफ कीजिएगा, इसकी पूरे प्रोसीजर क्या है,
कहां पर ये सारे मतपेटियां मौजूद होंगी और कब तक हम नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं? सौरभ, देखिए, अलग अलग राज्यों से मतपेटियां संसद भवन आ चुकी हैं। बड़ा ही सीक्रेट तरीके से इनको लाया भी जाता है और सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए इन सारी मतपेटियों को लाया जाता है और सारे के सारे मतपेटियों को संसद भवन में आज 11 बजे से खोला जाएगा। हालांकि 8 राउंड होगा और अगर पूर्णतः नतीजों की बात करें तो इसमें 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन शुरुआती ट्रेंड जो है अगले 2 घंटे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पहला बक्सा जो है वो संसद भवन का खुलेगा। संसद भवन के बक्से खुलने का मतलब ये है कि जो भी सांसद लोगों ने वोट किया है उनका बक्सा सबसे पहले खुलेगा, और चूंकि उनके मतों का जो मूल्य है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए पहला ट्रेंड आपको वहीं से पता चल जाएगा कि कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति। हालांकि राज्यों से जब सिलसिलेवार ढंग से बक्से खुलने शुरू होंगे तो उससे भी चीजें पता चलेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये भी देखनी होगी कि कहीं कोई बैलेट पेपर गलत तो नहीं है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी तयशुदा मानक किए गए हैं, जैसे कि वॉयलेट इंक से ही साइन करना है, न्यूक्लियर नंबर ही प्रेफरेंस के आधार पर लिखना है, किसी ने बैलेट पेपर पर कोई इंक तो नहीं छोड़ दिया, इस तरीके से वैध मत और अवैध मतों की भी जांच होगी। तो एक प्रोसीजर है जिसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो हमारी बात हुई थी चुनाव आयोग में भी और जो हमें जानकारी मिली है संसद भवन से, उसके मुताबिक शुरुआती ट्रेंड अगले 2 घंटे में आपको दिखने लगेंगे और आप मान के चलें कि 1 बजे तक आपको करीब करीब ये चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। सौरभ जी, कुंदन, तो कुंदन बता रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर 11 बजे से काउंटिंग शुरू होने के बाद लगभग साफ हो जाएगा कि आखिर अगले राष्ट्रपति देश के कौन होने जा रहे हैं। एनके सिंह साहब, लेकिन आज वैसी उत्सुकता कहिए, एंग्जाइटी कहिए, लोगों में दिख नहीं रही, क्योंकि सब मान के चल रहे हैं नतीजा क्या होगा। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय सा ही माना जा रहा है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इस तरह के जो इलेक्शंस होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस, उसमें आप जनता तो वोट देती नहीं है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो वोट देता है, जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर्स जो राज्यसभा लोकसभा के होते हैं वो होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के होते हैं। तो इसलिए बहुत डॉटेड लाइन पे ये होता है और ये मान लिया जाता है, कैलकुलेट आप कर लें, विधानसभा संसद का जो वोट होगा वो 708 उसका वैल्यू होगा। और इसी तरह से राज्यों का वेरी करता है, पॉपुलेशन चूंकि चेंज होता है तो उनका वेरी करता है। सबसे कम जो वोट है वो 7 वोट है एक विधायक का, वो है आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। तो आप समझ सकते हैं कि इसका वजन कितना होगा। 100 गुना वजन है एक सांसद का और एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, मुझे याद नहीं है नाम कौन से स्टेट का है, प्रदीप जी शायद जानते होंगे, लेकिन इतना बड़ा वेरिएशन है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉटेड लाइन पे होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, 15वें राष्ट्रपति। लेकिन इशू ये है कि कितने से वो जीतेंगे, उनकी स्वीकार्यता कितनी है, और इसी के लिए बीजेपी ने अपने पूरा जोर लगा दिया। अनलाइक अपोजिशन, आप देखें अपोजिशन में वो स्ट्रेटजी नहीं थी कि मीरा कुमार जा रही हैं तो उनके 2 वरिष्ठ नेता साथ में भी जा रहे हैं। बीजेपी ने ये किया कि जहां जहां रामनाथ कोविंद जाते थे राज्यों में, वहां पे 2 सीनियर मिनिस्टर, यहां तक कि साउथ इंडिया में खास करके आंध्र में जब गए तो अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और एक बीजेपी से पूरे इलेक्शन में रहे हैं भूपेंद्र यादव, आप देखेंगे कि ये सारे लोग उनके साथ थे। ये उसके बावजूद जब उनको मालूम था कि हमारे पास समर्थन जीत रहे हैं, इसके बावजूद तो ये नेवर से डाई स्पिरिट जो है अमित शाह की स्ट्रेटजी की, ये उसका पार्ट था कि नहीं, इसको भी हम ले जाके गैप इतना कर देंगे कि राष्ट्रपति की स्वीकार्यता के लिए कोई मतलब क्वेश्चन ना आए। लेकिन प्रदीप जी, एक दिलचस्पी और लोगों को है कि ये पता लगे कि कौन सी पार्टी के विधायक ने या सांसद ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करी। ये और माना जा रहा है, जिस मार्जिन की बात कर रहे थे अभी एनके सिंह साहब कि ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेंगी एनडीए, वो उस पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, कोई कसर जो है एनडीए ने और बीजेपी ने उठा नहीं रखी कि मार्जिन बढ़ाया जाए। जो उसका मुझे लगता है एक बड़ा कारण, देखिए वैसे तो सत्तारूढ़ दल की कोशिश होती ही है कि उसका उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते, लेकिन जो चुनाव से पहले राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के समय से विपक्षी एकता बनाम सत्तारूढ़ दल की लड़ाई के रूप में बनाने की कोशिश की गई, तो बीजेपी की ओर से ये दिखाने की कोशिश है इस चुनाव नतीजे के जरिए कि विपक्षी एकता कितनी फ्रेजाइल है, कितनी क्षणभंगुर है।
इसके आधार पर आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर बनाने की या विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत मजबूत नहीं है। ये लोगों में संदेश देने की कोशिश है। वही एकता जिसे दिखाने के लिए विपक्ष ने चुनाव लड़ा, ये कहकर की विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, जनतंत्र में चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं है, लड़ना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आप उस चुनाव के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह का नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, किस तरह का विमर्श देश के सामने रखना चाहते हैं। वो उसमें विपक्ष नाकाम रहा है कि वो क्यों ये चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, हमारे साथ अब दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव और राजीव त्यागी जी। स्वागत है आप दोनों का। जीवीएल, मैं आपके पास आता हूं 2 मिनट में, लेकिन एक रिपोर्ट हमारे पास है। ये देखना जरूरी है कि वो व्यक्ति जो अब देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रहे हैं, ये मान के चला जा रहा है कि रामनाथ कोविंद का चुनाव जीतना तय है, उनकी शुरुआत कहां से हुई। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, एक छोटे से गांव से, और कानपुर में रामनाथ कोविंद के गांव से हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखते हैं। रामनाथ कोविंद का रायसीना हिल्स का सफर कानपुर देहात के इस छोटे से गांव परौक से शुरू हुआ था। ये वो घर है जहां रामनाथ कोविंद पैदा हुए थे। हालांकि पहले ये घर कच्चा हुआ करता था, झोपड़ी थी, इसमें बरामदा था मिट्टी का। अब ये पक्का घर बन गया है और रामनाथ कोविंद ने इसको 2001 में यहाँ पर मिलन केंद्र बना दिया, यानी गांव के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो पहले जब रामनाथ कोविंद इस घर में रहते थे तो ये पूरा मिट्टी का चबूतरा था। अंदर आप जाएंगे तो यहाँ मिट्टी का बरामदा था, झोपड़ी बनी हुई थी, और ये वो कमरा है जहाँ रामनाथ कोविंद पैदा हुए थे। इस कमरे में और गांव में ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, रंगोली बनाई जा रही है, लोग ढोल नगाड़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रामनाथ कोविंद के साथ स्कूल में पढ़े थे। रामनाथ कोविंद का बचपन इस गांव में था, तो यहाँ जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ वो 5th तक उन्होंने पढ़ा, और 5th के बाद वो यहाँ से 6 किलोमीटर पैदल जाते थे और 6 किलोमीटर वापस आते थे, यानी रोज़ाना 12 किलोमीटर का सफ़र वो तय करते थे। आप रामनाथ कोविंद के साथ पढ़े हुए हैं, कैसे पढ़ाई वढ़ाई में कैसे थे, क्या यादें हैं? पढ़ाई में बहुत, हम लोग यहाँ जो है, हमारा विजयपाल सिंह नाम है और पास ही में गांव है, मतलब घर है, और घर के हम दोनों जने बस्ता पाती से लेकर के निकल जाते थे पढ़ने के लिए, और वहाँ जो है पढ़ते थे एक ही साथ में। वो बगल पे बैठते थे, हम ऐसे बैठते थे, तो 5वीं तक हम लोग पढ़े। इसके बाद वो जो है खानपुर चले गए। खानपुर में वो जो है हमारे जसवंत सिंह हैं, उनके साथ में, और कुछ शेरा सिंह थे और कोई साथ में थे। पहले जो है उनके प्यारे लाल जो थे, उनके साथ में जो 5वीं निकल करके उनके साथ में वो पहले प्रथम 6वीं तक वहाँ गए, क्योंकि वो 2 दर्जे आगे थे। फिर बाद के वो प्यारे लाल और वो जो है कानपुर चले गए, और ये जो है साथ में पढ़ते रहे। आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोग जैसे स्कूल दूर था, पैदल जाते थे, रास्ते में किस तरह से बात करते हुए जाते थे? 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर रोजाना आना? तो जाना आना तो था ही पैदल, और रास्ते में बात करते चले जाते थे सब लोग, करीब 10-11 लड़के जाते सब मिला के। तो एक दिन जो है एक नई बात हुई, जो ऐसे तो भाई बहुत सीधे सरल थे, तो ऐसे हमसे कह दिया कि यार तुम खेल कूद में पढ़ना लिखना कुछ है ही नहीं, तुमने तुम ही गवर्नर बन जाओ। तो बोले जब हम तुमको गवर्नर बन के दिखाइए, हंसी की बात थी सब। और आज भगवान ने ऐसा सपना दिखाया, ईश्वर ने ये मदद की कि वो गवर्नर बन गए। उसके बाद अब आगे बढ़ रहे, पढ़ने में बहुत तेज थे। यहाँ 5वीं तक यहाँ पढ़े, इसके बाद कानपुर 8वीं तक, 8वीं के बाद फिर वो कानपुर चले गए। फिर जब आते रहे यहाँ तभी मुलाकात होती रही, बात बाकी हम लोग के साथ थे। तो अब आप लोगों से कहेंगे कि आप उस गांव से हैं जहां से भारत के राष्ट्रपति है? जी, उसी गांव से हैं। आज तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं हम लोगों के यहाँ। ये दोपहर 12 बजे के बाद आने ना जाने कितने फंक्शन भी मनाए जाएंगे। खुशी का हम लोग व्याख्या कर नहीं सकते, इतनी खुशी हम लोगों के यहाँ हो रही। अभी हाल में कब आए थे आपके गांव रामनाथ कोविंद, और राष्ट्रपति बनने के बाद आप चाहते हैं कि आपके गांव में आए? राज्यपाल जो बने हैं बिहार के, इसके बाद श्री रामनाथ जी कोविंद यहाँ आए, गांव का दौरा किया था। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कई 4 सरकारी ट्यूबवेल मंजूर करवाए, एक स्टेट बैंक मंजूर करवाए। मैं केशव सिंह गौड़ शिक्षक
सन ऑफ मन्नी सिंह गौर बोल रहा हूँ। बहुत ही सभ्य पुरुष रहे हैं शुरुआत से और हमसे 3 साल आगे थे पढ़ने में, और हम उनका घर हमारे बगले में है, हम पड़ोसी हैं बिल्कुल, साथ खेलते भी थे और बहुत सरल स्वभाव के रहे। इनके पिताजी बहुत पुजारी थे और बहुत पूजा पाठ यज्ञ के पड़ोसी आप रहे हैं, किस तरह की जश्न की आज तैयारी? हमारे यहाँ जश्न के हम लोग बैंड भी किए हैं, डीजे भी किए हैं, ढोल वाले भी बुलाए हैं, बाकी और सजावट गांव में चली रही है, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। 12 बजे के बाद हम लोग ने फंक्शन रखा है पूरा। 12 बजे के बाद जब उनका डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद हम लोग गांव में फंक्शन मनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकला बच्चा आज देश के राष्ट्रपति की गद्दी पर आसीन होने जा रहा है इतने बरसों के बाद, और यही है भारत के लोकतंत्र की खूबी। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे बातचीत पर। तो देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा आज ये साफ हो जाएगा। 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। संसद भवन में हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव और राजीव त्यागी जुड़ चुके हैं। जीवीएल, कोई शंका आपके मन में, कोई बेचैनी? हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आपका उम्मीदवार देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं रामनाथ कोविंद, और बात ये हो रही है कि आखिर आप कितना मार्जिन बढ़ा पाएंगे जीत का? सौरभ जी, यह केवल एक औपचारिकता के रूप में हम देख रहे हैं। ये जीत बहुत पहले से, इस जीत को लेकर हमें जिस दिन घोषणा किया था हमने कोविंद जी के नाम का, उसी दिन हमें भरोसा था कि बहुत अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। और एक तरह आप देखिए तो विपक्ष के ओर से भी सोनिया गांधी ने खुद कह दिया ये केवल औपचारिकता है, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बट लेकिन मैं एक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहूंगा। अपोजिशन ने कंटेस्ट इसलिए इसको बनाया, ये कहते हुए विचारधाराओं की लड़ाई है हमारा और भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में एनडीए का, ये विचारधारा का लड़ाई है। मैं उनको कहना चाहता हूं ये विचारधारा का लड़ाई जरूर है। आपकी विचारधारा है भ्रष्टाचार, जिस प्रकार कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, राजद, ये सब भ्रष्टाचारों में अलग अलग केसेस में ये लोग जिस प्रकार घिरे हुए हैं। इसके बाद आपके भ्रष्टाचार वर्सेस हमारी 3 साल की ईमानदार सरकार, ये लड़ाई है। परिवारवाद वर्सेस योग्यता, रामनाथ कोविंद जी की योग्यता के आधार पर हमने उनकी नियुक्ति किया है। उनके पिताजी कौन थे, उनके दादाजी कौन थे, इसके न चर्चा कभी हुई न कभी होगी। उनकी अपनी योग्यता के कारण वो उम्मीदवार बने और देश के लिए सम्मान का विषय है। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद बनाम आपके उम्मीदवार की खूबियां। राजीव त्यागी, आपने सुन लिया विश्लेषण जीवीएल का। और वोट बैंक राजनीति, कांग्रेस। अच्छा, एक चीज भूल गए थे आप, वोट बैंक राजनीति, तीसरी विश्लेषण। राजीव त्यागी, दो और चीज है, दो और चीज। देखिए, वोट बैंक राजनीति, वोट बैंक राजनीति वर्सेस हमारी जो सबका साथ सबका विकास, हमारा नेशन फर्स्ट, उनका पार्टी फर्स्ट। ठीक जीवीएल, अब जरा आपके आरोप का जवाब। चार अलग अलग विषयों में जीवीएल शायद गैस से पीड़ित हैं, इसलिए उनकी गैस निकल नहीं पा रही थी तो उन्होंने निकाल दी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा जीवीएल कि राष्ट्रपति चुनाव को इतना हल्का मत करिए। ये देश के राष्ट्रपति का चुनाव है। हाँ, विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता की है, हमारी विचारधारा समावेशी विकास की है, हमारी विचारधारा प्रेम की है, मानवता की है, सहिष्णुता की है। हमारी विचारधारा निश्चित रूप से सबको साथ लेकर के चलने की और विकास की है। 70 सालों में हमने विकास ही तो किया है। रही बात आपने भ्रष्टाचार का जो मामला उठाया था, उस पर निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा। हमने तो एक्ट किया जिसने भ्रष्टाचार किया। आप एक्ट कहां कर रहे हैं? 3 साल में आपने कहीं भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई लड़ाई नहीं छेड़ी है। दूसरी बात, अभी आपने जो जिक्र किया था, देखिए सौरभ जी, ये निश्चित था कि हमारी हार होनी थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एनडीए पहले से ही हमसे 1,70,000 वोट के आसपास बढ़त में था जी। उसका कारण यह है कि एनडीए के पास जो उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में एक एमएलए का जो वोट है वो 208 वोट होता है, और उत्तर प्रदेश के एमएलए का सबसे ज्यादा वोट होता है। एमपीज की संख्या लोकसभा में 283 भारतीय जनता पार्टी की है। तो एनडीए बढ़त पे था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिसमें भी दो राय नहीं है कि क्रॉस वोटिंग पहले भी हुई है। और राजीव जी, मुझे ब्रेक लेना होगा मजबूरी, इसके बाद में आपकी बात पूरी सुनते हैं। लेकिन आपने ये स्वीकार किया
दिया कि आपकी हार इस चुनाव में तय है, वो नतीजों में थोड़ी देर में हमको साफ नजर भी आ जाएगी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि आपने सिर्फ लड़ने के लिए चुनाव लड़ा और कुछ और आरोप लगाए अभी, जैसे जीवीएल ने कि परिवारवाद आपके राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के सिलेक्शन में भी दिखाई दिया। इस सब पर आपका जवाब एक ब्रेक के बाद में ले लेता हूं। स्वागत है आपका एक बार फिर। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है और दोपहर बाद तक नतीजा भी सामने आ जाएगा। और माना जा रहा है कि चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत होगी और रायसीना हिल में उनकी ताजपोशी भी। क्या है कोविंद की पूरी कहानी, कैसी है उनकी शख्सियत, ये जानने के लिए आपको हम सीधे कानपुर लेकर चलते हैं, रामनाथ कोविंद के गाँव। हमारी संवाददाता रुचि कुमार वहां मौजूद हैं और उनके साथ हैं रामनाथ कोविंद के बड़े भाई प्यारेलाल और उनकी भाभी। तो सीधे चलते हैं रुचि के पास। रुचि, देखिए इस समय हम रामनाथ कोविंद के परिवार के साथ हैं। आप बड़े भाई हैं प्यारेलाल कोविंद, आप भाभी हैं, 2 भतीजे हैं और बाकी सारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं। भाई प्यारेलाल कोविंद जी, आपसे पूछेंगे कब रामनाथ कोविंद जी से बात हुई आपकी? 1 हफ्ता पहले हमसे बात हुई। उनका हम और बिजी घिरे हुए सब यहाँ मीडिया में टाइम नहीं बात करें आपसे हम। किस तरह भाभी हैं आप उनकी, अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, लगभग तय हो गया, किस तरह की तैयारी है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? दिल्ली जाएंगे आप लोग? जब खुश हैं बहुत, अकेले दिल्ली यही लोग जा रहे हैं सब लोग। हाँ, हम बहुत ही खुश हैं कि बने हैं, तो बाद में हम मिलेंगे जाकर उनसे। आप लोग ने आज किस तरह की तैयारी कर रखी है? मैं बहुत सी तैयारी की, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जश्न बन रहा है और अच्छा माहौल है। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं बधाइयाँ देने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी लोगों के साथ जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। आपने कब बात की थी अपने चाचा जी से और क्या बातचीत हुई और आगे क्या आप लोग दिल्ली जाएंगे जब वो राष्ट्रपति की शपथ लेंगे? जी, अभी मेरी जो है परसों ही बात हुई है और हम लोग 23 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं। 3 दिन का प्रोग्राम है, 24, 25, 26। वहीं पे हम लोग राष्ट्रपति भवन में रुकेंगे, उसके बाद वहाँ पे उनके जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बड़ा ही खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं चारों ओर। हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी है, बहुत ही उत्साह है, बैंड बाजा भी है और मिठाइयाँ भी बन रही हैं, पकवान भी बन रहे हैं। और हम लोग को लग रहा है कि जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण हम लोग का यही है। आतिशबाजी भी होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी होगी, अभी आप देखेंगे। बिल्कुल जी, पूरी जोर से तैयारी चल रही है हम लोगों की जो है। तो सौरभ, आप यहाँ देखेंगे कि होली मनाने की भी तैयारी और दिवाली मनाने की भी। पकवान बन रहे हैं, लड्डू आ चुके हैं, बाकी पकवान तैयार हो रहे हैं, आतिशबाजी की तैयारी है और ज़बरदस्त जश्न मनाया जाएगा जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भारत के निर्वाचित हो जाएंगे। सौरभ, बिल्कुल होना भी चाहिए, आज मौका इतना बड़ा है। आपने देखा बिल्कुल कैसे साधारण सीधे से परिवार से लोग आते हैं। रामनाथ कोविंद आ रहे हैं और कानपुर के एक छोटे से गांव का बच्चा देश का आज प्रथम नागरिक बनने जा रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर बसे करीब 350 कमरे वाले इस विशालकाय राष्ट्रपति भवन में अब एक ऐसे शख्स दाखिल होने जा रहे हैं जिनका नाम ना तो देश के बड़े नेताओं में शुमार है और न ही बहुत जाना पहचाना है। ये नाम है रामनाथ कोविंद का। मतों के हिसाब से देखें तो एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय है। कानपुर देहात का यह है पराग गांव, एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव। कानपुर के इस छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर करने वाले 72 साल के रामनाथ का जन्म कानपुर देहात के पराग गांव के दलित परिवार में हुआ था। रामनाथ कोविंद के पिता मैकुलाल गरीब किसान थे। गांव के ही एक प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ करते थे। रामनाथ कोविंद का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद रामनाथ कोविंद के पिता ने पढ़ाई लिखाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 5 भाइयों में सबसे छोटे रामनाथ पढ़ाई में काफी तेज थे। गांव के लोग बताते हैं कि रामनाथ कोविंद घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। ये वो घर है जिसमें रामनाथ का बचपन बीता। पहले ये खपरेल का बना हुआ छोटा सा घर था, लेकिन अब ये बारात घर है। इसे बाद में रामनाथ कोविंद ने गांव वालों के लिए बारात घर बनवाने के लिए दान में दे दिया। खपरेल का था? हाँ, छपरा मट्टी का, और ये दरबारा इधर था, तो जब वो बने तो उन्होंने दान कर दिया। ये लगा हुआ है। अच्छा, ये इसको मिलन केंद्र के उसमें? हाँ, मिलन केंद्र में दान कर दिया। अब इसमें सार्वजनिक काम होते हैं, कोई सरकारी अधिकारी का सब।
रामनाथ कोविंद का बचपन संघर्षों में बीता। उन्हें पढ़ाई के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। रामनाथ कोविंद की 5वीं तक की पढ़ाई कानपुर के संदलपुर ब्लॉक के खानपुर गांव से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथ घर से 8 किलोमीटर दूर प्रयागपुर देलवल जाने लगे। रोज 16 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 8वीं के बाद कानपुर चले गए। कानपुर के BNSD शिक्षा निकेतन से रामनाथ कोविंद ने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर कानपुर के ही DAV लॉ कॉलेज से BCom और LLB की पढ़ाई की। कानपुर से पढ़ाई करके रामनाथ कोविंद सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली में रहकर उन्होंने IAS की परीक्षा की तैयारी की। तीसरे प्रयास में रामनाथ का सिलेक्शन अलॉयड सर्विस में हुआ, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की नौकरी ठुकराकर वकालत को पेशा बनाने का फैसला किया। अच्छे पढ़े लिखे में थे, यहाँ परौक में पढ़े, परौक के बाद खानपुर, खानपुर के बाद वो कानपुर चले गए। कानपुर में उनकी शिक्षा इंटर और डिग्री जो है वहाँ से प्राप्त की। तो हमारे तो गांव के हैं, हमारे साथ के हैं, हम लोगों का राजनीतिक जीवन एक साथ शुरुआत हुआ, तो इतनी खुशी है कि मेरा तो शरीर का एक एक रोम खड़ा है प्रसन्नता की वजह से। हम आपको व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों से। कानपुर के छोटे से गांव परौक से निकले रामनाथ कोविंद का सियासी करियर काफी चौंकाने वाला रहा है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो रामनाथ कोविंद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्राइवेट सेक्रेटरी बने। यहीं से वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में आए। 1977 से 1979 तक 2 साल वो केंद्र सरकार के वकील रहे। रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 16 साल तक वकालत की। 1980 से 1993 तक केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल थे। रामनाथ कोविंद ने पहला चुनाव 1990 में घाटमपुर लोकसभा सीट से लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गए। 1994 में बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को पहली बार राज्यसभा का सदस्य बनाया। 2000 में उन्हें दूसरी बार राज्यसभा भेजा गया। 1998 से 2002 तक रामनाथ कोविंद बीजेपी के दलित मोर्चा और कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। 2007 में रामनाथ कोविंद ने भोगनीपुर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी वो चुनाव हार गए। कई भाषाओं के जानकार और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ रखने वाले रामनाथ कोविंद ने 2002 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित किया। 8 अगस्त 2015 को मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया। रामनाथ कोविंद और उनके परिवार की सादगी ऐसी है कि उनके भाई प्यारेलाल आज भी परचून की दुकान चलाते हैं। बिल्कुल हमारे साथ का, हमारे हाथ का है, हमारे जेब का, अपने जो है साथ खेलने उलने वालों का, इस तरह से बहुत ही अच्छे। व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है, पर्सनालिटी उनकी तो कहने लाजवाब है, और जिस तरह से उनको चुना गया वो इस पद के लिए माने बहुत ही अच्छे व्यक्तियों में थे।